गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं विवेक पीपीएम फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल में भौतिक विज्ञान में आगे पढ़ाऊंगा। आज मेरा टॉपिक है समतल दर्पण। क्या है टॉपिक? समतल दर्पण। सबसे पहले ये जान लेते हैं समतल दर्पण होता क्या है। कांच की एक समतल प्लेट हो, उसके एक सिरे पर यानी एक सतह पर हम पारे की कलई लगाकर उसको पेंट कर दें, ठीक है, तो कैसा बन जाएगा? वो समतल दर्पण बन जाएगा। यानी एक और पॉलिश की गई कांच की प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। क्या इसकी परिभाषा हो जाएगी? एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई कांच की एक प्लेट है, इसको हमने एक और पॉलिश कर दिया, ठीक है, ये क्या बन गया? हमारा समतल दर्पण। अब इसमें प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। मान लिया कोई वस्तु O पर स्थित है, इससे एक किरण हमने दर्पण पर अभिलंबवत आपतित कराई, ठीक है, OA, ठीक है। तो अभिलंबवत आपतित कराई तो वापस उसी दिशा, उसके आपतित होने के विपरीत दिशा में बिल्कुल वापस हो जाएगी, यानी OC की दिशा में चली जाएगी। दूसरी किरण हमने क्या कराई? एक तिरछी आपतित कराई समतल दर्पण पर। कहां पर? बिंदु B पर। यहां से हमने एक अभिलंब ड्रॉ किया। ये अगर I कोण पर आपतित हो रही है तो I के बराबर पर ही परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। इसको R भी क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। I बराबर I लिख लें, I बराबर R लिख लें, R से भी नोट कर सकते हैं। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, ये BD और OC को ये कहां पर मिलती हैं? बिंदु I पर मिलती है। तो यही क्या हो गया? ये जो O बिंदु वस्तु थी, इसका आभासी तथा वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब भी हमें प्राप्त हो गया। O का आभासी तथा वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे इसमें और भी चीजें कुछ खास हैं समतल दर्पण के लिए। जैसे कि पहला तो हो गया कि मान लीजिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर का ही होता है, ठीक। दूसरी क्या हो गई? इससे आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तीसरी चीज इसमें और एक है कि यदि हम समतल दर्पण की ओर किसी वेग से दौड़े या उससे दूर किसी वेग से दौड़े तो समतल दर्पण में हमें दुगना वेग दिखाई देता है। जैसे हम दर्पण की ओर दौड़ रहे हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है हमारा वो हमारी ओर दुगने वेग से आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम दर्पण से दूर दौड़ रहे हैं तो दुगने वेग से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। तो एक चीज ये हो गई। एक और इसमें आती है बात कि यदि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, ठीक है, यदि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। माना व्यक्ति की ऊंचाई अगर h है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वो h/2 होनी चाहिए।
ये कुछ समतल दर्पण की विशेषताएं थी। ठीक है, एक चीज और, वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूर होगी प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता चला जाएगा। अब मान लिया ये ओ यहां कहीं पीछे होता तो एक तो सीधे आपतित हो जाती, दूसरी आपतित कराते तो थोड़ा कम एंगल से इधर जाती, तो वापस इसको मिलाते कहां आती मिलके। मान लिया कि एक और एग्जांपल देते हैं, ये हमारा क्या है, M1 M2 एक समतल दर्पण है और इसमें थोड़ा दूर मानते हैं वस्तु, यानी चलो इधर O मान लेते हैं। एक हमने सीधी आपतित कराई जो कि वापस बाउंस बैक होकर उधर ही चली जाएगी, दूसरी हमने ऐसे आपतित कराई, ये हमारा विलंब हो गया। ठीक है, ये ऐसे परावर्तित हो गई जाके, इनको वापस पीछे बढ़ाने पर ये देखिए ये थोड़ा सा इसमें दूर प्रतिबिंब, यानी वस्तु दर्पण से जितनी दूर होगी प्रतिबिंब हमारा उतना ही दूर बनता चला जाएगा, जितनी पास आएगी प्रतिबिंब उतना ही पास बनता चला आएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। कौन सा टॉपिक है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच का एक खोखला गोला हमारे पास है, उसको काट कर अगर हम कुछ भाग निकाल लें, ठीक है, कोई एक बड़ा सा कांच का खोखला गोला है, ठीक है, इसका कुछ भाग हमने क्या किया, काट कर निकाल लिया। ये मान लिया इधर से हमने इतना कट कर लिया, फिर इस भाग को क्या किया, एक और पारे की कलई से पेंट कर दिया, पारे की कलई से, या फिर लाल ऑक्साइड से हमने इसकी एक सतह पेंट कर दी। दूसरा सतह कैसी हो गई? दूसरी सतह परावर्तक तल बन गई। तो ये क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये हमने कटा हुआ भाग था, इसके अंदर की ओर हमने क्या किया, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया, दूसरी सतह परावर्तक बना दी। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा ये हो जाएगी, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसमें पारे की कलई लगाकर या लाल ऑक्साइड का पेंट करके एक सतह परावर्तक सतह बना दी जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह पर पारे या चांदी की कलई लगा देते हैं तथा दूसरी सतह परावर्तक सतह होती है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और नंबर दो उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण को समझ लेते हैं और उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं। इसका पहले हम एक चित्र बना दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये पहला हमारा है अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा है? उत्तल दर्पण। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? वह गोलीय दर्पण, ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश की किरणों का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बाहर की सतह पर हम पारे या चांदी की कलई लगाकर या लाल ऑक्साइड का पेंट करके एक सतह हमने
पेंट से कर दी, दूसरी सतह हमारी हो गई परावर्तक सतह। ठीक है, तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है दबे हुए तल से होता है। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत उत्तल दर्पण में क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश की किरणों का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो दोनों की परिभाषाएं क्या हो जाएंगी, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है या फिर दबा हुआ हो, परावर्तक तल दबा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज और जैसे समझ लेते हैं कि मान लिया यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, अवतल दर्पण में यहां से परावर्तित होने के पश्चात इधर चली गई। ठीक है, तो इसमें देखो प्रकाश का परावर्तन कहां से हो रहा है, दबे हुए तल से हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट इसमें अगर मान लें एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये इधर परावर्तित होकर निकल गई, तो इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे हो रहा है, उभरे हुए तल से हो रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, इसमें पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये बच्चों कौन सा दर्पण है, इसका परावर्तक तल दबा हुआ है, तो कौन सा दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, ये दूसरा हमने दर्पण बनाया जिसका परावर्तक तल कौन सा है, उभरा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये जो है M1 M2 और इधर भी M1 M2, इसको लिख देते हैं अवतल दर्पण और इसको लिख देते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहला इसमें जो है पॉइंट, सारी चीजें बना देते हैं फिर एक एक चीज समझाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव
दर्पण का ध्रुव की परिभाषा है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हो गया M1 M2 हमारा परावर्तक पृष्ठ। इसका केंद्र क्या है? P। तो P क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इतना नोट कर लेना। अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र। सेकेंड पॉइंट है वक्रता केंद्र। अब ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये हमने भी बताया था किसी न किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक, तो ये जो गोलीय दर्पण है, जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मान लिया कि ये एक कांच का खोखला गोला था। ठीक है, ये क्या था? कांच का खोखला गोला। यहां से यहां तक हमने इसको कट कर लिया और इतना निकाल लेते हैं हम। मान लिया M1 M2 जो है यही वाला भाग था। तो इस गोले का जो केंद्र होता है, यहां कहीं होगा इस गोले का केंद्र, इसको जिसको हमने C से डिनोट किया है, ये इस गोले का केंद्र है और यही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या आपने देखा? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला टॉपिक है जो इसमें अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो कांच का खोखला गोला था उसे काटकर हमने जो ये दर्पण बनाया था, केंद्र तो हमें पता चल गया।
उस गोले की जो त्रिज्या कहलाती है वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और या फिर दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और ये जो P था हमारा, ये दर्पण की सतह पर ही कहीं बिंदु था, इससे केंद्र तक मिलाने तक की ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो चित्र में पीसी क्या है, पीसी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस के लिए क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये दो हमने समांतर प्रकाश की किरणें ली, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ये हमारी अवतल दर्पण के लिए परिभाषा थी। उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। तो इसकी कंबाइंड अगर परिभाषा हम देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है, या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में लिख लेंगे उत्तल दर्पण में,
दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, परिभाषा इसकी हम लिखे दे रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये जाती है ना, तो इधर लिख लेंगे अवतल दर्पण में। ये वाला केस किसमें है, अवतल दर्पण में जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में कौन सा लिखेंगे, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की या मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी स्मॉल f इक्वल्स टू r/2। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है फोकस तल। अगला टॉपिक क्या है, फोकस तल। फोकस तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा फोकस से
होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के अभिलंबों तथा फोकस से गुजरने वाला तल हमने एक जो ड्रॉ किया, इसी से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। ठीक है, ये जो परावर्तक पृष्ठ था M1 M2, इसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये M1 M2 परावर्तक पृष्ठ था, ये इसका हो गया व्यास, इसी को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।